अध्याय 11 फ्राइडे के रूप में एक नया साथी मिला। जब मैंने उन लोगों को अपनी तरफ आते हुए देखा तो मैं बुरी तरह से भयभीत हो गया था, खासकर तब जब मैंने देखा कि शायद उन्होंने मुझे देख लिया तो फिर छोड़ेंगे नहीं। हालांकि मैं अपने किले में ही सुरक्षित रूप से था। अब मैंने देखा कि केवल 3 आदमी ही उनका पीछा कर रहे हैं, तो कुछ हद तक मेरा साहस वापस आया। मैं देख रहा था कि काफ़ी देर तक वे लोग उसका पीछा कर रहे थे। मेरे नज़दीक तक पहुंचने में उन्हें कम से कम आधा घंटा तो ज़रूर ही लगता। उनके और मेरे बीच में एक दर्रा थी। उसे निश्चित रूप से उन्हें तैर कर पार करना था, या फिर बेचारा दुखियारा आदमी वहीं पकड़ा जाता। जब वह आदमी वहां पहुंचा तो उसे कुछ नहीं करना पड़ा, क्योंकि तभी संयोग से एक लहर उठी। वह उसी के सहारे पानी में तैरते हुए मेरी तरफ बहते हुए आ गया और पूरी ताकत लगाकर वहां से भागा। उसके पीछा करने वाले तीनों लोग जब दर्रे के पास पहुंचे तो जहां तक मुझे दिखाई दिया 2 लोग तैरते हुए आगे की ओर बढ़े, लेकिन तीसरा शायद तैरना नहीं जानते थे, इसलिए वह वहीं से धीरे धीरे लौट गया। मैं देख रहा था कि वे जो दोनों तैर रहे थे उनके चंगुल से भागते हुए आदमी को पकड़ने के लिए उसका पीछा करते हुए दर्रा तैरकर पार कर रहे थे। सारी चीज़ों पर नज़र रखते हुए मैं इस बारे में तेज़ी से सोचने लगा कि किस प्रकार इस आदमी को अपने साथ मिलाया जा सकता है, फिर उसे अपना नौकर या सहयोगी बनाया जा सकता है। मैं बड़ी होशियारी से उस बेचारे आदमी को प्राण बचाना चाह रहा था। सीढ़ी के सहारे मैं तेजी से नीचे उतरा और सीढ़ी के पास रखी दोनों बंदूक को उठाते हुए वहां से बढ़ चला। मैं अपने स्थान से बिल्कुल ही छोटे वाले रास्ते से उसके नज़दीक तक पहुंचा। उसके बाद इशारे से मैंने उस आदमी को अपने पास बुलाया। पहले तो वह मुझसे डरा, लेकिन जब मैंने उसे इशारे से समझाया तो सहमते हुए वह मेरे नज़दीक आया। उन दोनों जंगली आदमियों को अपनी ओर आते देखकर मैंने बंदूक से गोली दागी। उन लोगों ने न तो उसकी आवाज़ सुनी होगी और न ही उन्हें बंदूक के बारे में शायद कोई जानकारी रही होगी, चूँकि वे लोग उससे निकले धुएं को भी नहीं देख पाए होंगे। इसीलिए हो सकता है कि उन्हें इसका कोई डर न लगा हो। इधर गोली लगने से पीछे करने वाले एक आदमी घायल हो गया। उसने दुखियारे आदमी को खदेड़ना छोड़कर मुझे निशाना बनाना चाहा। उसके हाथ में तीर धनुष था जिसे उसने मेरी तरफ तान दिया। यह देखते ही मैं खुद पहले उसे बंदूक से खत्म कर देना चाहता था। मैंने ऐसा ही किया और बंदूक ताकते हुए ढेर कर दिया। बेचारे आदमी अपने दोनों दुश्मनों को घायल और मरा समझकर वहीं रुक गया। शायद वह मेरी बंदूक की आवाज़ और उसकी आग से डर गया था। वह वहीं स्तंभ होकर खड़ा हो गया। न तो वह आगे बढ़ रहा था और न ही वह पीछे मुड़ रहा था। मैंने दोबारा उसे अपनी तरफ आने के लिए पुकारा। उस समय उसे प्रोत्साहित करने के जितने तरीके मेरे दिमाग में आए उन सबको मैंने प्रयोग किया और धीरे धीरे मेरे तरफ आने लगा। प्रत्येक 10-12 कदम पर वह घुटने को बल बैठ जाता और अपने प्राण की रक्षा की गुहार लगाता। मेरे बिल्कुल नज़दीक आते ही वह जमीन पर लेटकर धरती को चूमने लगा। उसने मेरे कदमों में आकर बिल्कुल दंडवत की मुद्रा में मेरे पैर पकड़ लिया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह मेरी दास्ता स्वीकार करने की शपथ ले रहा है। मैंने उसे नीचे से बैठाया और जितना बन पड़ा उससे प्रोत्साहित किया, लेकिन अभी बहुत काम बाकी था। मैंने इतने ही देखा कि जिस जंगली आदमी को मैंने गोली दागी थी वह पूरी तरह से मरा नहीं था। वह एकाएक खड़ा हुआ और मेरी ओर फिर से आगे बढ़ा। अतः मैंने उस आदमी को उस ओर इशारा करते हुए बताया कि वह अभी मरा नहीं है। उस आदमी ने मुझसे कहा, परंतु मैं उसके शब्दों का अर्थ नहीं समझ पाया। फिर भी मुझे वह शब्द सुनने में बड़े ही आनंददायक महसूस हुए, क्योंकि तकरीबन 25 सालों के बाद मैंने किसी दूसरे आदमी की आवाज़ सुनी। इस वक्त इस विषय पर सोच विचार करने के बिल्कुल भी समय नहीं था, क्योंकि उधर जिस जंगली आदमी को मैंने गोली दागी तो वह भी फिर से उठकर पूरी ताकत के साथ खड़ा हुआ और मेरी तरफ आगे बढ़ा। यह देखते ही मेरे पास खड़ा हुआ आदमी एक बार फिर भयभीत हो गया, लेकिन मैंने उसे मारने के लिए दोबारा से गोली दागी। साथ ही उसे पूरी तरह से खत्म करने के इरादे से मैंने हमेशा अपने पास रहने वाले नंगी तलवार दुखियारे आदमी को थामाते हुए उस जंगली आदमी को मारकर आने का इशारा किया। बिना किसी देरी के वह मेरे इशारे को समझ गया और अपने शत्रु की ओर तेजी से दौड़ा। उसके पास पहुंचते ही
बड़ी होशियारी से उसने शत्रु का सिर धड़ से अलग कर दिया। शायद जर्मनी के जल्लाद भी इतनी तेजी और बेहतर तरीके से यह काम नहीं कर पाते होंगे। मुझे विश्वास है कि उसने पहले कभी धातु की तलवार देखी भी नहीं होगी, क्योंकि वे लोग लकड़ी की तलवार का इस्तेमाल करते हैं। वैसे तब तक मैं इस बात को जान चुका था कि उसकी लकड़ी की तलवार इतनी पैनी और भारी होती है कि उससे एक ही झटके में किसी का सिर कलम किया जा सकता है। दुखियारे आदमी अपने मकसद में कामयाब होने के बाद विजयी मुद्रा में मेरी तरफ आ गया। उसने मुझे इशारे में बताया कि किस प्रकार उसने जंगली मानव को मौत के घाट उतार दिया। फिर उसने मुझे मेरी तलवार वापस कर दी। वह दुखियारा जानना चाहता था कि दूसरा जंगली आदमी पूरी तरह से मरा है या नहीं, इसीलिए हम लोग इस बात को तसल्ली करने के लिए उसके नज़दीक गए। वहां जाकर देखा उसकी छाती में गोली लगने से काफ़ी खून बह चुका था तथा उसकी मौत हो चुकी थी। मैंने दुखियारे को इशारे से ही बताया कि वह आदमी मर चुका है। उसने उसके पास से तीर धनुष उठाकर अपने कब्जे में ले लिया ताकि वह बाद में वह काम आ सके। अब मैं वहां से वापस मुड़ गया। उसे भी अपने पीछे पीछे आने का इशारा किया और समझाया कि हो सकता है वे लोग ज़्यादा तादाद में इधर की ओर आए। मेरी बातें समझाकर उसने मुझे इशारे में बताया कि हमें इसे यहाँ दफना देना चाहिए ताकि उसके साथी को इनकी जानकारी नहीं मिल सके। मेरा इशारा पाते ही उसने उन दोनों को वहीं पर भालू में दफना दिया। इसके बाद मैं उसे अपने साथ लेकर अपनी रिहाइश की ओर न जाते हुए द्वीप के दूसरी ओर की गुफा की तरफ ले गया। यहाँ मैंने उसे खाने के लिए कुछ ब्रेड, ढेर सारी किशमिश और पीने के लिए ताज़ा पानी दिया। जब उसने सारा खाना खा लिया तो मैंने उसे इशारे से आराम करने के लिए कहा। मैंने उसे वह जगह दिखाई जहाँ पुआल से बना हुआ बिस्तर और कंबल रखा हुआ था। वहाँ पर मैं कई बार सो चुका था। चूँकि वह बहुत थका हुआ था इसलिए उसको लेटते ही नींद आ गई। मुझे लगा कि वह एक अच्छा इंसान हो सकता है और उसकी उम्र 26 साल के करीब रही होगी। जब वह मुस्कुराता था तो मैं खुश होता था कि चलो एक साथी तो मिला। उसकी मुस्कान इतनी मीठी थी कि वह मुझे कोई यूरोपियन मालूम होता था। उसकी मासूमियत को देखकर वह एक भला इंसान लगता था। उसके बाल बहुत ही काले, घने और लंबे थे। ललाट काफ़ी ऊंचा और बड़ा था। उसकी आंखें बहुत तेज थीं। उसका रंग थोड़ा काला था परंतु वह देखने में सुंदर था। उसका चेहरा गोल और नाक छोटी थी, लेकिन निगरों की तरह वह सपाट नहीं था। उसके होठ पतले थे और दांत भी काफ़ी सुंदर थे। अर्थात कुल मिलाकर देखने में वह सुंदर था। तकरीबन आधा घंटा आराम करने के बाद वह उठ खड़ा हुआ और गुफा से बाहर टहलते हुए मेरे पास आ गया। मैं उस समय बकरियों को दूध निकाल रहा था जिन्हें मैंने अपने बाड़े में बांध रखा था। कुछ देर बाद मैंने उसके साथ बातचीत शुरू की और उससे बात करना सिखाया। सबसे पहले मैंने उसका नामकरण किया। चूँकि उससे मेरी पहली मुलाकात शुक्रवार को हुई थी, इसीलिए मैंने उसका नाम फ्राइडे रख दिया। इसी तरह मैंने उससे खुद को मास्टर कहना सिखाया और उसे बताया कि तुम मुझे इसी नाम से बुलाओ। आसन संवाद कायम करने के लिए मैंने उसे हाँ और ना कहना सिखाया। मैंने उसे एक बर्तन में थोड़ा सा दूध पीने को दिया और खुद भी पीते हुए उसे बताया कि उसे कैसे पिया जाता है। फिर उसे ब्रेड के कुछ पीस दिए और खाने का तरीका भी बताया। वह तेज़ी से सारा खाना खाया। खुश होकर उसने इशारे से मुझे बताया कि वह बहुत प्रसन्न है। रात भर मैंने उसे वहीं ठहराया। जैसे ही दिन का उजाला हुआ तो मैंने उसे इशारे से अपने पास बुलाया और कुछ कपड़े देने के लिए अपने साथ आने को कहा। चूँकि वह पूर्णतया नग्न था इसलिए कपड़े देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसके बाद मैं उसे लेकर पहाड़ी पर चढ़ते हुए यह देखने लगा कि उसके शत्रु वापस गए या नहीं। फिर मैंने अपनी दूरबीन निकालकर देखा कि वहाँ दूर दूर तक कोई आदमी या फिर कोई नौका दिखाई नहीं दे रहा था। इसका स्पष्ट मतलब था कि वे लोग अपने दोनों साथियों की खोज किए बिना ही वहाँ से निकल भागे थे। इस खोज ने मेरे भीतर एक नया उत्साह का संचार किया। अब मेरी उत्सुकता और बढ़ गई। मैंने फ्राइडे को कंधे पर तीर धनुष टांगकर रखने के अलावा एक तलवार और अपनी 2 बंदूक में से एक बंदूक भी रखने को दे दिया, जिसे मैं हमेशा ही अपने साथ रखता था। सारे हथियार संभाल कर हम लोग उस ओर बढ़े जिधर जंगली मानव समुद्र किनारे आए हुए थे। जब हम वहां पहुंचे तो वहां एक भयानक दृश्य देखकर मेरी
नसों का खून जम गया। ऐसा लगा कि मेरे हृदय की धड़कन कम होती जा रही है। सचमुच में वहाँ का दृश्य कम से कम मेरे लिए तो बहुत ही भयानक था। वैसे फ्राइडे पर शायद उसका असर नहीं हुआ था। वहाँ आदमियों के शरीर की हड्डियाँ बिखरी थी, पूरी जमीन रक्त से भीगी हुई थी। यहाँ वहाँ ढेर सारा मांस बिखरा पड़ा था, आधा खाया हुआ और आधा बिखेरा हुआ। ऐसा लग रहा था कि शत्रु पर विजय पाने के बाद उन लोगों ने वहाँ पर उसका जश्न मनाया होगा। मैंने फ्राइडे को इशारा किया कि सभी चीज़ों वहाँ इकट्ठा करते हुए ढेर लगाकर उसमें आग लगा दें। उसमें तमाम हड्डियाँ, खोपड़ियाँ और मांस के बिखरे टुकड़े को ढेर लगाया और उसे आग जलाकर सबको राख में तब्दील कर दिया। यहाँ काम पूरा करने के बाद हम दोनों वापस अपने तथाकथित महल में आ गए। वहाँ मैं अपने सहयोगी फ्राइडे की सुविधा से जुड़े तमाम कार्यों में जुट गया। सबसे पहले मैंने उसे लिनेन के कुछ कपड़े पहनने को दिए जिसे मैंने उस क्षतिग्रस्त जहाज से निकाला था। वे कपड़े पूरी तरह से उसके नाप के तो नहीं थे, परंतु फिर भी कुछ हद तक ठीक ठाक लग रहे थे। बकरी के खाल से मैंने उसके लिए एक जर्किन बनाई जिसकी कला में मैं अब तक सीख चुका था। खरगोश की खाल से बनी एक टोपी भी उसे दी। खुद को अपने मास्टर की तरह ही पोशाक में देखकर फ्राइडे बहुत खुश हो गया था। अगले दिन जब मैं उसे अपनी रिहाइश पर लेकर आया तो यह नहीं सोच पा रहा था कि उसके रहने का इंतज़ाम वहीं पर किया जाए या किसी दूसरी जगह पर। चूँकि मैं उसके रहने का अच्छा बंदोबस्त करना चाह रहा था, इसीलिए उसके लिए मैंने एक टेंट बनाया। उस टेंट में एक दरवाज़ा भी लगा दिया जो मेरी गुफा की तरफ ही खुलता था। रात को अपनी सुरक्षा के लिए मैं सीढ़ी को अंदर की ओर खींच लेता था ताकि फ्राइडे किसी भी तरह से मेरे नज़दीक तक नहीं आ सके। यदि वह मेरे पास आना भी चाहे तो बिना मुझे आवाज़ लगाए वह मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। हालांकि अब तक मुझे फ्राइडे पर विश्वास हो गया था, फिर भी मैं अपनी आदत के अनुसार प्रत्येक रात अपने हथियार पास में रखकर ही सोता था। मैंने अपनी सुरक्षा को चौबंद इंतजाम कर रखा था ताकि बिना मेरी अनुमति के कोई भी मेरे पास न फटक जाए। लेकिन अब मुझे सभी में इस तरह के सुरक्षात्मक उपायों की ज़रूरत नहीं थी। मेरे सहयोगी फ्राइडे बहुत ही विश्वसनीय और जागरूक नौकर था। वह पूरी तरह से मेरी बात को समझने लगा था। उसके इन्हीं गुणों ने मुझे उससे बांध दिया था जैसे एक पिता अपने बच्चे से बंध जाता है। वह इतना हिम्मती था कि मेरी प्राण रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर सकता था। वह कई बार इसका प्रमाण भी दे चुका था, इसलिए मुझे अब उस पर कोई संदेह नहीं रहा। मैंने उसके प्रति आश्वस्त होते हुए सुरक्षा के सभी उपायों को छोड़ दिया। फ्राइडे को मैंने धीरे धीरे सारा काम सिखाया। बकरियों को मारकर उसको मांस बनाने, उसे पकाने, काटने समेत उसकी खाल को किसी तरह से उपयोग किया जाएगा, यह सारा काम मैंने उसे सिखाया। अभी तक उसने मेरी बातचीत इशारे की भाषा में ही होती थी। साफ पानी से मुंह धोना भी मैंने ही सिखाया था। इन सब के अलावा उसे मांस का उबालना और पकाना सिखाया। अगले दिन मैंने उस मांस को एक टुकड़े को रोस्ट करके खाने की विधि बताई। मैंने इंग्लैंड में देखा था कि कई लोग एक खंभे में मांस का टुकड़ा बांधकर उसके इर्द गिर्द बैठकर उसे आग से सेकते हैं और उसे रोस्टेड मांस का लुत्फ उठाते हैं। अगले दिन मैंने उसे मक्के की बाली का दाना छुड़ाने के काम में लगाया। मैं चाहता था कि वह सारा काम सीख जाए। वह बारीकी से काम करते हुए मेरा मुआयना करता और फिर उसे आसानी से खुद भी दोहराता। वह तेज़ी से सारा काम समझ रहा था, खासकर वह सभी चीज़ें के अर्थ को भी समझ रहा था और इस तरह वह ब्रेड बनाना भी सीख गया। मैं अपने लिए जितना काम करना सीख चुका था, फ्राइडे ने भी अपने लिए वह काम सब सीख लिया था। अब मैं यह सोच रहा था कि चूंकि खाने वाले अब हम लोग 2 आदमी हो गए, इसीलिए अब हमें ज़्यादा अनाज पैदा करना होगा और इसके लिए ज़्यादा ज़मीन पर खेती करनी होगी। इसीलिए मैंने ज़मीन की एक बहुत बड़े इलाकों को चुनते हुए फ्राइडे के साथ मिलकर पूरी तरह से घेराबंदी करके उससे खेती के लायक बनाया। इस कार्य में हमें अथक परिश्रम करना पड़ा, लेकिन फ्राइडे ने बड़े ही मज़ेदार तरीके से सारे काम को अंजाम किया। मैंने उसे सारी बातें बताई। अब हमें ज़्यादा अनाज की ज़रूरत होगी, इसीलिए ज़्यादा ज़मीन पर खेती करने के लिए ऐसा करना ज़रूरी है। अपनी ओर से वह बहुत ही सजग था। मैं उसे जो भी काम कहता वह पूरी तत्परता से पूरा करता।
उसे यह महसूस होता था कि वह मुझसे कम काम कर पाता है, इसीलिए वह ज़्यादा परिश्रम करना चाहता था। इस स्थान पर रहते हुए मेरे लिए यह साल सबसे ज़्यादा आनंददायी था। फ्राइडे अब मुझसे बात करने लगा और वह रोज़मर्रा की तमाम चीज़ें को के नाम से समझने लगा था। मैं उसे जो भी सामान लाने के लिए भेजता वह उसे ले आता। बहुत दिनों से विश्राम की अवस्था में रहने के बाद मेरी जीभ को भी अब काम मिल गया था, अर्थात वह बोलने लगी थी। फ्राइडे से बातचीत करके मुझे एक अलग प्रकार का सुख का अनुभूति होने लगा और मैं उससे बात करके वो बहुत संतुष्ट हो रहा था। मैं उससे बहुत प्यार करने लगा था। संभवतः उससे ज़्यादा प्यार मैंने किसी से नहीं किया। फ्राइडे और मैं आपस में अच्छी तरह से बातचीत करने लगे। मैंने उसे अंग्रेजी में सभी चीज़ों को समझाना शुरू किया। मैंने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई। इस स्थान तक पहुंचने से जुड़े पूरे घटनाक्रम को उसे विस्तार से बताया। यह भी बताया कि मैं यहाँ कितने वर्षों से रह रहा हूँ, यहाँ पर कितने चीज़ें क्षतिग्रस्त जहाज से निकाल कर लाया और उनका किस तरह इस्तेमाल किया। मैंने सभी हथियारों के बारे में भी उसे बताया। मैंने उसे नाव के क्षतिग्रस्त टुकड़े को दिखाया जिसे मैं बचाकर निकल पाया था। टूटे हुए भाग को देखकर फ्राइडे कुछ बुदबुदाया। फिर उसने मुझे बताया कि इस तरह की नौका अपने देश में भी उसने देखी थी। मैंने उसे पूछा कि क्या उस पर श्वेत आदमी सवार थे। उसने बताया, हाँ बिल्कुल, उस पर श्वेत आदमी सवार थे। फिर मैंने उससे उनकी संख्या के बारे में पूछा तो उसने हाथ की उंगलियों पर जोड़कर बताया कि 17 लोग थे। कुछ दिनों बाद एक दिन बड़ा सुहावना मौसम था। मैं द्वीप के पूर्वी किनारों की ओर मुख्य भूमि की खोज में निकला था। फ्राइडे बड़ी ही उम्मीद भरी नजरों से मुख्य भूमि की तरफ देख रहा था। कुछ ही देर के बाद वह खुशी से झूमता नाचता हुआ मेरे पास आया। आते ही उसने मुझे पुकारा। मैंने उसकी खुशी का राज जानना चाहा तो वह बोला, मैं आज बहुत खुश हूँ। मुझे आज अपना वतन, अपना देश दिखाई दिया है। उसी दिन टहलते हुए मैं खुद भी उस पहाड़ी पर गया, लेकिन मौसम में धुंधलापन छाने की वजह से मैं महाद्वीप को पूरी तरह से देख नहीं पा रहा था। मैंने उससे पूछा, फ्राइडे, क्या तुम यहाँ से अपने देश को देख पा रहे हो? क्या तुम अपने देश को देश जाना चाहते हो? हाँ, उसने जवाब दिया, मैं अपने देश में वापस जाने पर खुश होऊंगा। मैंने उसे आश्वासन दिया, मैं तुम्हारे लिए नौका बना दूंगा, लेकिन उसने कहा कि वह तभी जाएगा यदि मैं उसके साथ चलूँगा। मैंने मना करते हुए कहा, नहीं, वहाँ तो लोग मुझे मार कर खा जाएंगे। नहीं, उसने मुझे आश्वस्त किया, मैं उन्हें सारी बातें बताऊंगा कि आप मुझे कितना प्यार करते हो। उसने मुझे समझाने की चेष्टा की। चूँकि मैंने उनके दुश्मन को मारकर उसकी जान बचाई थी, इसलिए वे लोग मुझसे भी प्यार करेंगे। साथ ही उसने मुझे यह भी बताया कि जहाज दुर्घटना में विपत्ति से घिरे 17 अंग्रेज की किस प्रकार उसके देशवासियों ने जान बचाई थी और उन्हें वहां पर संरक्षण दिया था। उसकी बातों से मुझे भरोसा जगा और सोचा कि शायद उन लोगों के साथ मिलकर एक अनजान स्थान से निकलने का कोई न कोई तरीका जरूर निकाला जा सकता है। मैंने सोचा कि महाद्वीप से तकरीबन 40 मील की दूर पर मुझे इस निर्जन द्वीप से अब अकेले नहीं रहना चाहिए, वह भी तब जब मुझे वहाँ और भी साथी मिल सकते हैं। फिर फ्राइडे के साथ मिलकर मैंने दोबारा से एक नौका बनाने की तैयारी शुरू की। चूँकि फ्राइडे को लकड़ियों के बारे में मुझसे बेहतर जानकारी थी, इसलिए उसी के अनुसार पेड़ की लकड़ी को काटकर नौका बनाने की तैयारी में हम जुट गए। तकरीबन 1 महीने के कठिन परिश्रम के बाद नौका पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। उसके बाद मैंने उसी पानी में धकेलकर एक इंच जगह को ठीक किया ताकि वह पूरी तरह से सुरक्षित हो जाए और उसमें कहीं से भी पानी आने की गुंजाइश न रहे। इस काम में तकरीबन मुझे अतिरिक्त 15 दिनों का भी समय लगा। नाव का आकार इतना बड़ा था कि मैं इस बात को लेकर आशंकित था कि फ्राइडे अकेले उसे नियंत्रित कर पाएगा या नहीं। मैंने सभी चीज़ों को बारीकियों से समझते हुए अपने मन को आशंका जाहिर की तो उसने मुझे भरोसा दिलाया कि वह सब कुछ संभाल लेगा। फ्राइडे ने जवाब दिया, आपने इस नाव को इतनी अच्छी तरह से तैयार किया है कि तूफान आने पर भी मैं इसे संभाल सकता हूँ। मैंने उस नाव की लंगर एवं केबल से भी सुसज्जित कर दिया था तथा उनके इस्तेमाल किए जाने का तरीका ही बता दिया ताकि विपरीत परिस्थितियों का वह डटकर मुकाबला करने में सक्षम हो सके।